मॉर्निंग स्टूडेंट, सूर्यांश कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है वान-ठाप गुणांक। वान-ठाप गुणांक क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, जो कोई भी विलयन हम बनाते हैं तो विलयन के बहुत सारे गुण होते हैं। उनमें से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उनको हम लोग कहते हैं अणुसंख्य गुण। तो बच्चों, अणुसंख्य गुण कितने होते हैं? अणुसंख्य गुण होते हैं 4। अणुसंख्य गुण कितने होते हैं बच्चों? अणुसंख्य गुण होते हैं बच्चों 4। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन। और तीसरा होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। और चौथा होता है बच्चों परासरण दाब। परासरण दाब। तो कुल मिला के ये 4 बच्चों आपके अणुसंख्य गुण होते हैं और इनके लिए डेरिवेशन भी ज्ञात किया गया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का डेरिवेशन होता है बच्चों P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। क्वथनांक उन्नयन के लिए फार्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। इसी प्रकार से इसके लिए होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। और परासरण दाब के लिए होता है पाई इज इक्वल टू CST। बच्चों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यदि कोई विलयन हम बना रहे हैं और वह विलयन किस प्रकार से बना रहे हैं कि विलायक में हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलकर कोई विलयन बना रहे हैं। यदि कोई विलयन हम इस प्रकार से बनाते हैं कि उसमें हमने विद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोला है, जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, इस पात्र में हमने पहले शुद्ध विलायक लिया, जैसे जल लिया। अब इसमें जब हम कोई विद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलते हैं, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको जल में डालने पर जिनका आयनन या वियोजन ना हो, उन्हें अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ। बच्चों ध्यान से समझना है, ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, सुक्रोज हुआ, ये सभी पदार्थ विद्युत अनअपघट्य होते हैं। जैसे ही इनको हम जल में डालकर इनका विलयन बनाते हैं, जैसे विद्युत अनअपघट्य पदार्थों को जल या किसी विलायक में डालकर इनका विलयन तैयार किया जाता है, तो विलयन तैयार जब होता है तो उस विलयन के लिए अगर हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। क्वथनांक उन्नयन निकालना है तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। हिमांक अवनमन निकालना है तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। अगर परासरण दाब निकालना हुआ तो इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। परंतु अगर इसी विलयन, मान लीजिए ये अभी विलयन बनाया गया था विद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलकर, अगर विद्युत अनअपघट्य पदार्थ न घोलकर हम इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दें, बच्चों जरा ध्यान देना, यदि हम इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दें, विद्युत अपघट्य पदार्थ में जैसे NaCl घोल दे, KCl घोल दे, CaCl2 घोल दे, अगर इसमें इस प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दें तो विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर जो विलयन बनेगा उसका अगर हम अणुसंख्य गुण धर्म उनके ज्ञात करें तो बच्चों इस फार्मूले का प्रयोग करके जो भी हम अणुसंख्य गुण धर्म इसका निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ इस विलायक में यानी पानी में हमने घोला और विलयन तैयार हुआ। इस विलयन का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अगर हमें निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम जो भी निकालेंगे, और ये जो हम इस सूत्र द्वारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रेक्षित मान। और फिर इसी विलयन को लैब में ले जाकर जब लैब में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो लैब में जो प्रायोगिक रूप से हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो लैब में निकाला गया वाष्प दाब है और ये जो इस फार्मूले से निकाला गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दोनों अलग अलग आते हैं, यानी दोनों डिफर आते हैं। इसी प्रकार से अगर विद्युत अपघट्य घोलकर कोई विलयन बनाया गया है और उस विलयन का हमने क्वथनांक उन्नयन निकाला तो इस फार्मूले से जो निकालेंगे क्वथनांक उन्नयन वो कुछ और आएगा, और जब लैब में ले जाकर हम लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सहायता से
इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे तो कुछ और आएगा। इसी प्रकार से हिमांक अवनमन की बात कर ली जाए, अगर विद्युत अपघट्ट घोलकर कोई विलयन बनाया है, उस विलयन का हिमांक अवनमन इस फार्मूले से निकालेंगे तो कुछ और आएगा और लैब में निकालेंगे तो कुछ और आएगा। इसी प्रकार से अगर विद्युत अपघट्ट घोलकर कोई विलयन बनाएगा, उसका परासरण दाब इस फार्मूले से निकालेंगे तो कुछ और आएगा और लैब में जो निकालेंगे वो कुछ और आएगा। तो ये बच्चों अलग अलग आता है, अर्थात ये जो फार्मूले इतनी मेहनत से बनाए गए थे ये केवल और केवल इस प्रकार के विलयनों में सबमिट कर रहे जाएंगे। अर्थात वान ठाप के अनुसार देखा गया कि ये जो फार्मूले इतनी मेहनत से बनाए गए हैं, ये फार्मूले किस पर अप्लाई हो पा रहे थे? केवल विद्युत अनअपघट्ट के विलयनों पर तो लागू हो पा रहे थे, परंतु विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर लागू नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इन फार्मूलों को विद्युत अपघट्ट के लिए लागू करना है तो उसके लिए क्या किया जाना आवश्यक है। तब उन्होंने वान ठाप गुणांक की खोज की और वान ठाप गुणांक की खोज करने के बाद में उन्होंने बताया कि अगर इन फार्मूले में वान ठाप गुणांक से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब वान ठाप गुणांक इन्होंने बताया था आई, और इन्होंने कहा कि अगर इन फार्मूलों में आप वान ठाप गुणांक आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, ये जो फार्मूले हैं ये सभी पर अप्लाई हो जाएंगे। फिर वो चाहे विद्युत अनअपघट्ट का विलयन हो चाहे विद्युत अपघट्ट का विलयन हो, हर एक प्रकार के विलयन पर ये सभी फार्मूले आपके यूज में आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि अगर सभी फार्मूले में हम वान ठाप गुणांक से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे फार्मूले हर एक प्रकार के विलयनों पर लागू हो जाएंगे, फिर वो चाहे विद्युत अपघट्ट का हो चाहे विद्युत अनअपघट्ट का हो, हर एक प्रकार के विलयनों पर ये फार्मूले काम में आ जाएंगे। लेकिन समस्या क्या आ रही थी कि ये आई क्या है और इस आई को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर वान ठाप गुणांक निकालना है तो वान ठाप गुणांक आप कैसे निकालोगे। उसके लिए इन्होंने कहा कि वान ठाप गुणांक किसी भी विलयन का अगर वान ठाप गुणांक निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। इन्होंने कहा वान ठाप गुणांक होता है किसी भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ के वियोजन अथवा संगुणन, वियोजन किसी विलयन में विद्युत अपघट्ट पदार्थ के वियोजन या संगुणन के पश्चात मोल अपॉन वियोजन या संगुणन, वियोजन अथवा संगुणन से पूर्व मोल। मतलब आज को एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लो NaCl लिया। बच्चों NaCl को हमने पानी में डाला, NaCl के 1 मोल को हमने पानी में डाला। ध्यान देना बच्चों, NaCl के 1 मोल को पानी में डालना है तो पानी में डालते ही आपको पता है कि NaCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ होता है। तो इसके 1 मोल डालेंगे पूरा आयनित हो जाएगा, 2 मोल डालेंगे पूरा आयनित हो जाएगा, 100 मोल डालेंगे पूरे मोल आयनित हो जाएंगे। तो जब इसका 1 मोल आयनित होता है तो आयनित होकर 1 मोल Na बनाता है और 1 मोल क्या बनाता है, Cl बनाता है। 1 मोल पानी में डाला, पूरा मोल आयनित हो गया और 1 मोल इसने क्या बना लिया, Na प्लस, और 1 मोल क्या बना लिया, Cl माइनस। तो ये कितना बचा बच्चों, 0 बचा। अब बच्चों अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करके आई की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे, वियोजन के पश्चात मोल। तो वियोजन के पश्चात ये वाले जो है ये वियोजन के पश्चात है, क्या है, वियोजन के पश्चात, और ये वाले क्या है, वियोजन से पूर्व, वियोजन से पूर्व। तो बस इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए। तो वियोजन के पश्चात कितने हो गए, 0 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया, 2। वियोजन से पूर्व कितने हैं, 1 का इसमें भाग दोगे कितना आ गया, वान ठाप गुणांक 2 आ गया। एक और समझते हैं एग्जाम्पल। एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, अगर हमने मान लीजिए CaCl2 ये एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, CaCl2 एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इसको जैसे ही आप पानी में डालोगे, जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बच्चों आयनित होकर बनाएगा Ca++ + 2Cl-। अगर मान लीजिए इसका 1 मोल हमने डाला, प्रारंभ में हम क्या कर रहे हैं, इसका 1 मोल डालना है
और ये मान लें कि इसका आयनन नहीं हुआ, जब आयनन नहीं होगा तो इनके 0 0 मोल होंगे। ये कंडीशन कब होगी बेटा? वियोजन से पूर्व। वियोजन से पूर्व हमने लिख दिया, वियोजन से पूर्व। वियोजन से पूर्व मतलब इसका वियोजन नहीं हुआ है, तब इसका 1 मोल रहेगा। अब मान लीजिए वियोजन हो जाता है, तो वियोजन होने के बाद में इसके 1 मोल से 1 मोल आपको मिलेगा Ca+, और बच्चों 2 मोल इससे मिलेंगे Cl- के। तो इसकी कितने मोल मिलेंगे आपको? 2। अब ये कितना बचेगा? तो 1 था पूरा आयनित हो गया, तो ये कितना बचेगा? 0 मोल। अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? वियोजन या संगुणन के पश्चात मोल, तो पश्चात मोल ये हैं, लिख दे रहे हैं वियोजन के पश्चात। ध्यान से समझो भैया, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात मोल। तो I बराबर होता है वियोजन के पश्चात मोल। वियोजन के पश्चात वाले जोड़ लो, 0 + 1 + 2, तो कितना हुआ? 0 1 2 = 3 हुआ। और वियोजन से पूर्व आपने कितने डाले हैं बच्चों? 1 0 0, तो ये कितना हुआ आपका? 1। तो I की वैल्यू कितनी आई? 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया हो। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, ये जो हम तरीका बता रहे हैं कि जैसे 1 मोल डालते हैं, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल डालने पर इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है। तो ये है प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। जो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, उनके जितने मोल पानी में डाले जाते हैं, सारे के सारे मोल आयनित हो जाते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, इसको साफ कर देना है। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए बच्चा ध्यान से समझिए, जैसे मान लो ये AB एक प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। क्या? एक ये हम माने ले रहे हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो जो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनके जितने मोल पानी में डाले जाते हैं, सारे के सारे मोल आयनित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य के जितने मोल डाले जाते हैं, सारे के सारे मोल आयनित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हमने 1, ध्यान से देखना बच्चों, यदि हमने इसका 1 मोल डाला, कितना डाला? 1, तो ये 1 मोल आयनित होकर क्या बच्चों देगा? A+ और B-, अर्थात 1 मोल इसका देगा, 1 मोल इसका देगा। ध्यान से समझो, अगर हमने बच्चों इसके 2 मोल डाल दिए, अगर ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो इसके दोनों मोल आयनित हो जाएंगे, अर्थात 2 ये मिलेगा, 2 ये मिलेगा, और ये 0 बचेगा। अगर बच्चों हमने इसके 3 मोल डाल दिए, तो 3 A+ मिलेंगे और 3 B- मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों? प्रबल। प्रबल का मतलब है जितने डालोगे सारे मोल आयनित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके हमने 50 मोल डाले, कितने डाले? 50, तो ये A+ कितने हो जाएंगे? 50, B- कितने हो जाएंगे? 50। इतना समझ में आया? जैसे और हम दूसरा कोई, जैसे मान लो AB2 टाइप का ले रहे हैं, और ये भी माने ले रहे हैं कैसा है? एक प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसे अपघट्य पदार्थ जिनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। ध्यान समझना बेटा। तो जैसे ही इसको पानी में डालेंगे, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं, तो पानी में डालते ही ये, चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो ये आयनित होकर क्या देगा? A++ और 2B- ये देगा। अब बच्चों अगर इसका 1 मोल डालोगे, ध्यान से देखना, 1 मोल डालोगे, तो 1 से 1 ही ये तो मिल रहा है, तो इसका 1 मोल मिलेगा, जबकि इसके कितने मिल जाएंगे आपको? 2 मोल। कितने मिल जाएंगे? 2, और ये 0। बच्चों इसके 1 मोल के आयनाइजेशन से, इसके 1 मोल के आयनन से A का कितना मिल रहा है बच्चों? A के आगे कितना लिखा है? कुछ नहीं लिखा, तो 1 माना जाएगा, अर्थात इसका 1 मिलेगा। B के आगे कितना लिखा है? 2, यानी इसके 2 मिलेंगे। तो इसके 1 मोल के आयनाइजेशन से 1 मोल ये और 2 मोल ये मिलेंगे। अगर इसके बच्चों हम कितने डाल दें? 2 मोल। कितने डाल दें? 2, तो ये कितने हो जाएंगे? A 2 हो जाएंगे, और B कितने हो जाएंगे? 2 का गुणा 2 में करो, कितने हो जाएंगे? 4। अगर बच्चों इसके हम मान लो 50 मोल डालें, तो ये 50 है, तो ये भी कितने होंगे बच्चों? 50, और ये कितने होंगे? 50 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे? 100। तो अगर हमसे कह दिया जाए कि इसका 1/2 गुणांक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? वियोजन के पश्चात मोल कितने हैं? 0 - 50 - 100, तो ये कितना हो गया? 150।
और वियोजन से पूर्व डाले कितने थे आपने 50, तो आप इसका इसमें भाग दीजिए 0 0 5 3 15 3 आ गए। तो इस प्रकार से हम लोग वांडा गुणांक जो प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं उनका निकालते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रबल विद्युत अपघट्ट न पदार्थ होकर ये दुर्बल विद्युत होता, क्या होता, यहाँ समझ लीजिए, यदि ये प्रबल ना होकर क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, दुर्बल। ये वाला प्रबल ना होकर दुर्बल हो जाए। तो देखो प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ में आयनन की मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं वो 100% आयनित होते हैं, तो हम 100% उनका आयनाइजेशन मान लेते थे। लेकिन जब हम ये मान रहे हैं बच्चों की ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ, अगर ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है और इसके हमने प्रारंभ में कितने मोल लिए बच्चों, ध्यान समझना है यहाँ पे, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। इसके प्रारंभ में कितने मोल ले रहे हैं, 100 मोल। अब चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है तो इसके 100 मोल हमने पानी में तो डाल दिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है इसके कितने मोल आयनित होंगे। 100 मोल पानी में पड़े हुए हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका पानी है, इसमें पानी भरा है, इसमें आपने AB के 100 मोल डाल दिए। अब इसके अंदर AB के 100 मोल पड़े हुए हैं। अब इन 100 मोल में पता नहीं कितने मोलों का आयनन होगा। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इसके आयनन की मात्रा 5% है, या इसके आयनन की मात्रा 10% है, या इसके आयनन की मात्रा 15% है, या इसके आयनन की मात्रा 20% है, या इसके आयनन की मात्रा अल्फा%, कुछ ना कुछ देगा। तो जैसे हमने मान लिया कि इसके आयनन की मात्रा हम माने ले रहे हैं 5%, कितनी, 5%, तो यानी इसके 100 मोलों में से केवल 5 मोलों का ही क्या होगा, आयनन होगा। 100 मोल डाल जरूर दिए हैं पानी में, लेकिन पूरे 100 मोलों का आयनन नहीं होगा। कितने मोलों का होगा, 5 मोलों का। और अगर ये प्रबल होता तो पानी में जितने डाले थे सभी आयनित हो जाते, अर्थात 100 डाले थे पूरे 100 आयनित हो जाते। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप 100 डाल रहे हो, उसमें आयनित कितने हो रहे हैं, मात्र 5। तो 5 मोल जब आयनित होंगे तो 5 बच्चों ये मिलेंगे और 5 ये मिलेंगे। कितने मोल थे, 100। आयनिक कितने हुए, 5, तो बचे कितने, 95। कितने बचे भाई, 100 थे, आयनिक कितने हुए, आयनाइजेशन कितने का हुआ, 5 का तो हुआ, तो 5 मोल कम हो गए, तो अभी बचे कितने, 95। तो अब अगर इसमें बच्चों हमें आय निकालना हुआ तो वियोजन के पश्चात मोल, यानी इनको जोड़ लीजिए, 95 और 5 कितना हुआ, 100 और 5 105। 105 में डिवाइड कितने से करना है बच्चों, 100 से। तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1.05 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.05। आओ चलो दूसरा हम समझते हैं। इस वाले में जैसे मान लीजिए कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है, प्रारंभ में इसके कितने मोल ले रहे हैं, 100 मोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपने ध्यान हटाया तो फिर ये टॉपिक आपका मिस हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है और इसके हमने प्रारंभ में कितने मोल लिए, 100 मोल। अब 100 मोल हमने पानी में डाल दिए, अब कितने आयनित होंगे पता नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 5%, कि 4%, 3%, ये सब दिया जाएगा। मान लीजिए कि सवाल में आपको दे दिया कि इसके आयनन की मात्रा कितनी है, 20%। कितनी है बच्चों, 20%। देखो 100 मोल डाले कि 100 मोल में से कितने मोल आयनित होंगे, लिखा है 20%, यानी 20 मोल आयनित होंगे। तो बच्चों 100 में से 20 आयनित हो गए, तो 20 आयनित हो गए तो बचे कितने, 80। अब 20 मोल जो आयनित हुए तो आयनित होकर ये कितने बनाएंगे, ये 20 बनाएंगे, जबकि ये कितने बनेंगे, तो 1 मोल के आयनन से 1 ये 2 ये बनता है। तो जब इसके 20 मोल आयनित होंगे तो 20 ये 40 ये बनेंगे। कितने बनेंगे, 40। तो यहाँ पर आई निकालना हुआ तो आई कैसे निकालेंगे बच्चों, आई निकालने के लिए वियोजन या संगुणन के पश्चात मोल, तो वियोजन या संगुणन के पश्चात कितने मोल है बच्चों, इनको हम जोड़ लेंगे तो 80 + 20 + 40। और बच्चों डाले कितने थे आपने, 100। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं, तो 100 140 हो गया, 140 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो बच्चों 1.4। तो उम्मीद करते हैं बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्ट पदार्थ और प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थों के लिए वांडा गुणांक कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आया होगा।